हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 3 लेकर आए हैं। फिर से इसमें से बच्चों हमने कई पाठों को कर लिया है। आज हम करने वाले हैं अध्याय 5 प्रकृति के वास्तुकार। इससे पहले हमने अध्याय 4 तक सभी प्रश्नों को, गतिविधियों को, पाठ को समझ करके जो भी उसके अंदर की कार्यप्रणाली थी, गतिविधियां थी, हमने अपने चैनल पर डाल दी हैं। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी हों तो वो हमारे चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 5 प्रकृति के वास्तुकार। तो बच्चों, वास्तुकार का मतलब होता है कुछ निर्माण करने वाला, ठीक है ना। तो प्रकृति में ऐसे कौन कौन सी जीव हैं जो प्रकृति ने उनको ऐसा गुण दिया है कुछ बनाने का। जैसे पक्षी घोंसले बनाते हैं, चिड़िया अपना बिल बनाती है ना, मकड़ी अपना जाला बनाती है। तो मज़ेदार रविवार, यहाँ से ये पाठ शुरू होता है। एक बार पढ़ कर के देखते हैं। उस दिन रविवार था और सुबह बहुत सुहावनी थी। प्रणय अपनी पिताजी कैलाश के साथ खेत में घूम रहा था। झाड़ियों से खूब सारे पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। प्रणय बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे हमेशा नई बातें खोजने और जानने में मजा आता था। प्रणय ने उत्सुकता पूर्वक अपने पिता से पूछा, पापा, पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं? क्या उनके भी घर होते हैं? तो उसके पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जानवर और छोटे जीव अपने घर खुद बनाते हैं। प्रणय सोचते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या वे घर बनाने के लिए ईंट, लकड़ी और सीमेंट का उपयोग करते हैं जैसे कि हम? तो पिताजी बोले, नहीं, वे अपने लिए घर बनाने के लिए जो भी सामग्री उन्हें आसपास मिलती है उन्हीं का उपयोग करते हैं। चलो खेत में घूमते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव अपने घर कैसे बनाते हैं। प्रणय और उसके पिता एक पुराने खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां एक मकड़ी अपने जाले में बैठी है। उसे देखते ही प्रणय आश्चर्य से बोला, पापा, यह चमकता हुआ धागा क्या है? यह कैसे बनाया होगा? तो पिता कहते हैं, बेटा, यह मकड़ी का जाल है। यह मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकालकर इसे बुनती है। प्रणय कहता है, क्या यह जाल मकड़ी के लिए घर है? तो पिता कहते हैं, हाँ, यह मकड़ी के लिए न केवल घर है बल्कि इसका भोजन को पकड़ने का एक तरीका भी है। जब कोई कीट या पतंगा इसमें फंसता है तो मकड़ी उसे पकड़कर खा लेती है। प्रणय उत्सुक होकर बोला, तो क्या मकड़ी हमेशा एक ही जाले में रहती है? तो बच्चों, इसके बाद में, इतना पढ़ने के बाद में बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर एक गतिविधि है, खोज गतिविधि। बच्चों, आप भी अपने आसपास मकड़ी के जाले ढूंढें और पता करें कि अलग अलग तरह की मकड़ियाँ किस तरह के जाले बनाती हैं। एक मकड़ी के जाल को ध्यान से देखिए और उसकी बनावट को अभ्यास पुस्तिका में बनाने का प्रयास कीजिए। सोचो और बताओ, यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तो यह टूटता क्यों है? दूसरा प्रश्न है, क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? पता कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, हमने मकड़ी के जाले का यहाँ पर एक चित्र दिया है बना करके। आप इसी तरह से अपनी पुस्तिका, कार्य पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका में ऐसा चित्र बना सकते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 1 था, यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तब यह टूटता क्यों है? तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, मकड़ी का जाल रेशमी धागों से बना होता है जो मजबूत लेकिन नाजुक होता है। यह हवा, बारिश, धूल या किसी वस्तु जैसे इंसान या जानवर के टकराने से टूट सकता है। कीटों को फंसाने के लिए जाल चिपचिपा होता है, लेकिन बार बार उपयोग या पर्यावरणीय प्रभाव से इसकी संरचना कमजोर हो जाती है। इसलिए मकड़ियां समय समय पर नया जाल बनाती हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? पता कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है, हाँ, कुछ अन्य जीव भी जाले जैसे घर या संरचनाएं बनाते हैं। तितलियों के कैटरपिलर कोकून बनाते हैं जो रेशमी धागों से बना अस्थायी खोल होता है जिसमें वे तितली में बदलते हैं। रेशम कीट, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं, रेशम का कोकून बनाते हैं जो रेशमी धागों की परतों से निर्मित होता है।
कैडीस्प्लाई लार्वा पानी में रेशमी धागों और छोटे पत्थरों लकड़ी से सुरक्षात्मक ट्यूब बनाते हैं। फिर है टेंट कैटरपिलर, पेड़ों पर रेशमी धागों से तंबू जैसे जाले बनाते हैं जो समूह में रहने और सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ठीक है, जाले जैसे घर बनाने वाले हमने जीव जंतु देख लिए। अब पिताजी कहते हैं, नहीं, कई मकड़ियाँ समय समय पर नया जाल बनाती हैं। कुछ मकड़ियाँ गोल जाले बनाती हैं, कुछ सुरंग जैसे और कुछ अजीब आकृति वाले जाले बनाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक झाड़ी के पास रुकते हैं। वहाँ एक शाखा से लटकता हुआ एक कोकून है। प्रणय हैरान होकर कहता है, पापा, यह छोटा सा रेशमी खोल क्या है? ऐसा मैंने घर में नींबू के पौधे पर भी देखा था। तो पिता कहते हैं, बेटा, यह कोकून है। इसे तितलियों के कैटरपिलर, जो कि लार्वा होते हैं, लार्वा अवस्था होती है, उसको कैटरपिलर कहते हैं बच्चों। तितलियां जब अंडे देती हैं तो अंडों से फिर कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर तितली का एक बच्चा होता है, एक लार्वा होता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। तो यह उनका अस्थायी खोल या आवरण होता है, अपनी सुरक्षा के लिए बना लेते हैं वो। परिपक्व होने पर खूबसूरत तितली का रूप ले लेते हैं ये कैटरपिलर। प्रणय आश्चर्य से, अरे वाह, मतलब इसके अंदर कुछ बदल रहा है। तो बच्चों, क्या प्रणय की तरह आप भी अलग अलग तरह के जानवरों द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखना और जानना चाहेंगे? आओ हम मिलकर हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, ये एक घोंसला है ये बया का। यहाँ पर एक घोंसले में अंडे दे रखे हैं, और यहाँ पर एक कठफोड़वा लकड़ी के तने में अपनी चोंच से घर बना रहा है, और यहाँ दो खोखले में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, कुछ पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं, वहीं कुछ जमीन पर, टिटहरी जमीन पर छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे करके घोंसला बनाती है। कठफोड़वा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी अपने लिए घास, पत्ते और तिनके इकट्ठा करके एक सुंदर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है ना। अब फिर से खोजबीन के लिए गतिविधि है। क्या आपने भी घर के आसपास और खेतों में पक्षियों के घोंसले देखे हैं? क्या सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं? अपने विद्यालय के आसपास, घर या खेत में पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन कीजिए और कुछ जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। अपने अवलोकन को नीचे दी गई सारणी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है पक्षी का नाम लिखा है। सबसे पहले लिखा है बया का नाम। लटकता हुआ बोतल जैसी आकृति का बुना हुआ घर होता है इनका, जो बनता है घास, पत्ते और तिनके से, और पेड़ की शाखाओं पर जैसे बबूल या नीम पर लटका रहता है। टिटहरी सपाट जमीन पर बनाती है, मिट्टी, कंकड़, छोटे पत्थर से खेतों और नदियों के किनारे जमीन पर मिल जाएगा। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके बनाता है, कोई सामग्री नहीं लगती, लकड़ी में खोदा जाता है, पेड़ के तने में जैसे खेजड़ी और पीपल में। कबूतर टीला अनियमित ढांचा बनाता है, टहनियाँ और पत्ते तिनके से, इमारतों की खिड़कियाँ, छत या पेड़ पर। गौरैया छोटा गोल कॉम्पैक्ट बनाती है, घास, तिनके, पंख या कपास से, छत के कोने या दीवार में या पेड़ों पर बनाती है। ठीक है, फिर है कोयल, स्वयं नहीं बनाती, अन्य पक्षियों के घोंसले में अंडे दे देती है, कोई सामग्री नहीं लगती है, कौवे के घोंसले का उपयोग कर लेती है और कौवे के घोंसले में ही अपना घर बना लेती है। बुलबुल कप जैसा मजबूत और बुना हुआ घर होता है इसका, घास, जड़ें, तिनके, मकड़ी के जाले से ये बनाती है, और झाड़ियों व छोटे छोटे पेड़ की शाखाओं पर बनाती है। ठीक है, अब देखिए, सोच कर लिखें। अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वे कहाँ रहेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलेगी तो वे वैकल्पिक स्थानों की तलाश करेंगे, जैसे कि इमारतों की छत, दीवारों के छेद या बिजली के खंभों पर। कुछ पक्षी पेड़ों की छोटी टहनियों और झाड़ियों में अस्थायी घोंसले बनाएंगे, जबकि अन्य जैसे टिटहरी जमीन पर ही अंडे दे सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप पक्षियों की घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? तो हमने उत्तर लिखा है हाँ, हम पक्षियों के घोंसला बनाने में मदद कर सकते हैं। हम अपने घर या विद्यालय के आसपास पक्षी घोंसला बक्से, नेस्टिंग बॉक्स लगा सकते हैं, जो लकड़ी से बने हुए छोटे बक्से होते हैं और गौरैया, बुलबुल जैसे पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। पेड़ों की देखभाल और नए पौधे लगाकर प्राकृतिक घोंसला स्थानों को भी
बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे पक्षियों के लिए जो निवास स्थान घोंसले बनते हैं पेड़ों पर, तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि पक्षी उनमें रह सके। फिर है, आपने घर या विद्यालय के पास चींटियों के बिल देखे हैं? चींटियां मिट्टी में बिल बनाकर रहती हैं, जिसमें वे अपना खाना और अंडों को भी सहेज कर रखती हैं। चींटियों के बिल बाहर से तो साधारण रखते हैं, लेकिन अंदर बहुत सी शाखाओं में विभाजित होते हैं। ये देखिए, एक चींटी का बिल यहाँ दिखाया है बच्चों। ये ऊपर से तो इस तरह से दिखाया है और अंदर देखिए, ये यहाँ पर इनके कई कक्ष बने होते हैं। ये इधर से, ये इधर से, इधर, इधर से इधर। तो इस तरह से वो एक नीचे जाला बना लेती हैं चींटियाँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि चींटियों की ही तरह और कौन से जीव हैं जो रहने के लिए बल या मांद बनाते हैं? यदि हाँ, तो उसके लिए हमें विद्यालय और घर के आसपास की जगहों को ध्यान से अवलोकन करना होगा। आपने कौन कौन से जीव जंतुओं के घर देखे हैं जो मिट्टी में बिल या मांद में जैसे होते हैं? उन जानवरों के नाम यहाँ लिखिए। तो हमने बिल देखा है चूहे का, सांप का, खरगोश का और केंचुए का। ये ज़मीन में बिल बनाते हैं, मिट्टी में बिल बनाते हैं। इस पाठ में हमने सीखा कि अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरह की आकृतियों के घर बनाते हैं। जैसे मकड़ियाँ जाले बनाती हैं, कोकून तितली में बदलते हैं, चींटियाँ बिल में रहती हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं? तो बच्चों, अवश्य हम कह सकते हैं कि जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं। उनको अपनी अपनी डिजाइन के घोंसले या बिल या फिर जो भी उनके रहने का स्थान है वो बनाना आता है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या हम कह सकते हैं सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर है? तो हमने यहाँ उत्तर भी लिख दिया है आपके लिए। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं, क्योंकि वे अपने रहने और भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे मकड़ी का जाला, पक्षियों का घोंसला, दीमक का घर आदि। अब है परियोजना कार्य। क्या आप अपने घर, विद्यालय के आसपास इन दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और घर को खोजने के लिए तैयार हो? ठीक है ना? तो यहाँ देखिए इसका ये दोनों प्रश्न परियोजना कार्य के हैं कि हम तैयार हैं खोजने के लिए। ठीक है ना? क्या आप अपने घर के अंदर दीवारों, पौधों के आसपास, झाड़ियों और खाली जमीन में अवलोकन कीजिए और इस तरह की आकृतियों के बारे में बड़ों से चर्चा कर जानकारियाँ सारणी बनाकर दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सारणी बनाई है कि मकड़ी जाला बनाती है, पक्षी घोंसले के नीचे हाँ कर दिया है, चींटी बिल में रहती है, शेर मांद में रहता है। ठीक है ना? अब है जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा है। जीव जंतु पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकड़ियाँ कीटों को नियंत्रित करके फसल की सुरक्षा करती हैं। पक्षी परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं। चींटियाँ और केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तितलियाँ परागण कर पौधों के प्रजनन में सहायता करती हैं। सांप और छिपकली चूहों और कीटों को खाकर पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखते हैं। ये सभी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। मकड़ियों के बिना कीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे फसलें नष्ट हो सकती हैं। पक्षियों के बिना परागण और बीजों का प्रसार रुक जाएगा, जिससे पौधों की संख्या कम होगी। चींटियों और केंचुओं के बिना मिट्टी की उर्वरता घटेगी। सांपों के बिना चूहों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनाज भंडार को नुकसान होगा। इनसे गंदगी, बीमारियां, खाद्य श्रृंखला का विघटन होगा, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसका उत्तर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब है प्रोजेक्ट कार्य। आप अपने घर या विद्यालय के आसपास प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करें। अपने अवलोकनों को लिखित रिपोर्ट, चित्र या मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है ना? तो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, प्राकृतिक संरचनाओं की आपको खोज करनी है और लिखित रिपोर्ट, चित्र या मॉडल के रूप में उनको प्रस्तुत करना है। प्रोजेक्ट कार्य आपको बनाना है।
तो यहाँ देखिए हमने कुछ चित्र दिए हैं यहाँ पर घोंसले के, इस तरह से मकड़ी का जाला। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट कार्य में आप इनको बना सकते हैं। अब है जीवों की अपनी भूमिका। इस अध्याय में हमने सीखा कीट पतंगे सरीसृप हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। आओ हम एक कहानी से इसे समझते हैं। किसी गांव के पास एक छोटा सा जंगल और तालाब था। जंगल में तेंदुआ, हाथी, सांप, छिपकली, कछुआ और कई अन्य जानवर रहते थे। इस जंगल में मकर नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और सभी सरीसृपों का सरदार था। सभी जानवर डर के कारण उसकी हर बात मान लेते थे। एक दिन मकर को लगा कि कछुए बहुत धीमे और मूर्ख हैं, इसलिए इन्हें जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया और सरीसृपों की बैठक में शामिल होने से रोक दिया। कछुए जंगल छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में उनके बिना जंगल में सड़ते फलों और मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि कछुए उनको खा जाते थे। अगले महीने मकर ने सभी सांपों को यह कहकर भगा दिया कि वे गीले और बदसूरत दिखते हैं। तो सांपों के जानों से चूहों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन मकर ने कीड़े खाने वाली छिपकली को भी जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद इन सभी सरीसृपों के नहीं होने से चूहे, मेंढकों और कीटों की आबादी बहुत बढ़ गई। उनकी संख्या और कई जीवों के मरने के कारण पूरे जंगल में गंदगी और बीमारियां फैलने लगी। यह सब देखकर मकर की आंखें खुली। अब मकर को समझ में आया कि जंगल के हर जीव का अपना महत्व है। उसने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों को वापस बुलाया। उसने सभी से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि एक सुखद और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी प्राणियों का होना जरूरी है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि यदि एक जीव जंतु को हम किसी को नष्ट कर देते हैं तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, मान लो छिपकली नहीं है अगर बिल्कुल भी, तो कीट पतंगों को कौन खाएगा? कीट पतंगे मरेंगे ही नहीं, है ना, और वो बढ़ जाएंगे और हमें परेशान करेंगे। आओ चर्चा करें, मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियां क्यों पसंद नहीं थे? तो उत्तर देखिए, मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियां इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वह उनकी बाहरी विशेषताओं और व्यवहार को तुच्छ समझता था। उसने कछुओं को धीमा और मूर्ख माना, सांपों को वह गीले और बदसूरत मानता था और छिपकलियों को कीड़े खाने वाला और कम महत्वपूर्ण समझा। मगरमच्छ का यह दृष्टिकोण उसकी अज्ञानता और सभी जीवों की पर्यावरणीय भूमिका को न समझने का परिणाम था। प्रश्न नंबर 2 है, कछुए, सांप और छिपकलियां जंगल छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, कछुए, सांप और छिपकलियों के जंगल छोड़ने से पर्यावरण में गंभीर असंतुलन पैदा हुआ। कछुओं के जाने से सड़ते फल और मरी हुई मछलियां साफ नहीं हुई, जिससे दुर्गंध और गंदगी फैली। सांपों के बिना चूहों की संख्या बढ़ गई, जो फसलों और अनाज को नुकसान पहुंचाने लगे। छिपकलियों के न होने से कीटों और मेंढकों की आबादी अनियंत्रित हो गई। परिणाम स्वरूप जंगल में गंदगी, बीमारियां और खाद्य श्रृंखला का विघटन हुआ, जिसने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है, क्यों और कैसे? बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है क्योंकि प्रत्येक जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट भूमिका निभाता है। कछुए सड़े फल, मरी मछलियां और कचरे को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलती हैं। सांप चूहों और छोटे कृंतकों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलें और अनाज सुरक्षित रहते हैं। छिपकलियां कीटों और मेंढकों को खाकर उनकी आबादी को संतुलित रखती हैं, जो फसलों और पौधों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। अन्य जीव, मकड़ियाँ कीटों को पकड़ती हैं, पक्षी परागण और बीज प्रसार करते हैं, चींटियाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। ये सभी जीव खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय चक्र जैसे परागण, मिट्टी उर्वरता, कचरा अपघटन को बनाए रखते हैं। यदि कोई एक जीव गायब होता है तो यह श्रृंखला टूटती है, जिससे गंदगी, बीमारियां और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है। इसलिए सभी जीव मिलकर जंगल को स्वच्छ, संतुलित और जीवंत बनाए रखते हैं। अब शुरू हो जाता है आपका अभ्यास कार्य। सही उत्तर चुनिए। टिटहरी अपना घोंसला बनाती है कहाँ पर? जमीन पर। तो बा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
दूसरा प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से जमीन पर ही बनाते हैं? तो यहाँ भी टिटहरी उत्तर आएगा, ब ऑप्शन सही होगा। कोकून जिसमें किसमें बदलते हैं? तितली में। मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है? शिकार पकड़ने के लिए। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है? बया। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में दीजिए। मकड़ी जाले को कैसे बनाती है? तो यहाँ उत्तर है, मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकालकर जाले बुनती है। यह धागा मजबूत होता है जो कीटों को फंसाने में मदद करता है। मकड़ी विभिन्न आकृतियों जैसे गोल या सुरंग जैसे जाले बनाती है और यह जाल समय समय पर मकड़ी द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी कि बार बार में नया जाला भी वो बनाती है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी घोंसले को कैसे बनाते हैं और यह उनके जीवन में कैसे सहायक होता है? पक्षी घास, तिनके, पत्ते, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री से घोंसले बनाते हैं। बया, जिसको वीवर बर्ड कहते हैं, लटकते घोंसले बुनता है, जबकि टिटहरी जमीन पर मिट्टी कंकड़ से अपना घोंसला बनाती है। घोंसला अंडे देने, बच्चों को पालने और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कठफोड़वा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है? कठफोड़वा पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग करके पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। इसके लिए वह अक्सर सड़ी हुई या मृत लकड़ियों को चुनता है। इसमें कठफोड़वा थोड़ा सा अंदर की तरफ लकड़ी के टुकड़े, घास या अन्य सामग्री रखते हैं ताकि अंडे देने के लिए आरामदायक जगह बन सके। प्रश्न नंबर 4 है, घर या विद्यालय के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों के बारे में लिखें। घर या विद्यालय के आसपास चींटियों के बिल, मकड़ी के जाले और गौरैया या बुलबुल के घोंसले पाए जाते हैं। चींटियां मिट्टी में बिल बनाती हैं, जबकि मकड़ी पेड़ों पर या दीवारों पर जाले बुनती है। पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर तिनकों से घोंसले बनाते हैं। अब है स्वयं कीजिए, मतलब ये आपको करना है। निम्नांकित चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों, चित्र आपको भरना है। आपने तितली देखी होगी, मोर भी देखा होगा, तो मोर में भी आपको रंग भरना है। ठीक है। और हमने भर करके बताया है कि तितली में आप इस तरह से अलग अलग रंग भर सकते हैं। इसी तरह से मोर में आप ऐसा रंग भर सकते हैं, देख लीजिए। और इसी के साथ में बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है, अध्याय है, ये कंप्लीट पूरा हो जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर या अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रकृति के वास्तुकार अध्याय 5 ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों, आपको समझ में क्या क्या आया? आपको किस पक्षी के घर अच्छे लगते हैं, या आपने कौन कौन से पक्षियों के घर देखे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो टाइम पर मिलते रहें।